हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम क्लास 12 की जो हमारा चैप्टर चल रहा था मानव विकास, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 इसका पहले ही आ चुका है। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके या मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास है मानव विकास के उपागम। अब ये मानव विकास के उपागम क्या हैं, इनको समझते हैं। उपागम का मतलब क्या है? उपागम का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी विधि कृत चीज़ को एक तरीके से मापने की विधि। ठीक है, तो मानव विकास के उपागम यानी कि ये जो है एक तरीके से मानव विकास के एक तरीके से उपागम है। कुछ उपागम है यानी कुछ मानव विकास को मापने की कुछ विधियां हैं जिनके ज़रिए से हम मानव विकास को माप सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियां हैं? 4 विधियां यहाँ पे दे रखी हैं हमें। एक है आय उपागम, एक है कल्याण उपागम, एक है न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। तो सबसे पहले समझते हैं आय उपागम को। तो पहला जो है हमारे पास क्या है, आय उपागम है। ठीक है, इसके बारे में लिख रखा है कि ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, यानी कि ये जो है पुरानी विधि है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मानव विकास को मापने की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि जिसकी आय जितनी ज़्यादा होती है उसको उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। ठीक है, ये विधि जो है आज भी अपनाई जाती है मानव विकास को मापने के लिए। अक्सर हम देखते भी हैं कि जिसके पास जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको जो है ज़्यादा विकसित माना जाता है। जिसकी इनकम कम होती है तो उसको जो है कम विकसित माना जाता है। तो आय उपागम में बेसिकली विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, दूसरा है कल्याण उपागम। अब हमारे पास अगला है कल्याण उपागम। अब ये जो उपागम है ये मानव को लाभार्थी या सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में दिखता है। यानी भाई जो एक तरीके से विकासात्मक गतिविधियां हैं, विकासात्मक गतिविधियां कौन सी होती हैं जिनसे हमारा विकास होता है, जैसे शिक्षा। ठीक है, और भी बहुत सारी गतिविधि हैं। ठीक है, तो उन गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, यानी इस उपागम में कहने का मतलब क्या है कि अगर जितने मतलब अगर विकासात्मक गतिविधियों में लोग लगे हुए हैं तो इसका मतलब मानव विकास हो रहा है। और अगर विकासात्मक गतिविधियों में वो नहीं लगे हुए, भाई शिक्षा वो नहीं प्राप्त कर रहे, बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे, तो इसका मतलब क्या है, मानव विकास नहीं हो रहा। तो शिक्षा जो है मानव विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए इसी में पॉइंट दे रखा है कि जो ये उपागम जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यानी ये कहता है कि भाई सरकार को जो है ना क्या करना चाहिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पर, सुख साधनों पर एक तरीके से खर्च करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो पॉइंट है उससे आपको ये उपागम समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी एक तरीके से इसमें जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अगर चाहे तो जो है वो कल्याण पर अधिकतम व्यय करके, यानी कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पर, सुख साधनों पर, इन पर खर्च करके वो क्या कर सकती है, मानव विकास के स्तरों में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे सरकार का कल्याण पे ज़्यादा खर्च होता है वहाँ पे मानव विकास ज़्यादा होता है, और जहाँ पे सरकार का कल्याण पर कम खर्च होता है वहाँ पे विकास कम होता है। तो ये कल्याण उपागम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब देखिए इस उपागम के बारे में कई बार एमसीक्यूज आते हैं। तो इस उपागम को आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो था उन्होंने प्रस्तावित किया था। ठीक है, और इसमें बेसिकली कुछ छः लगभग कम से कम 6 आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम 6 आवश्यकताएं हैं। ठीक है, उनकी पहचान की गई है। कौन कौन सी आवश्यकता उनके बारे में समझो। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, फिर भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। यानी कि ये ऐसी बेसिक आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं। ठीक है, इनकी जो है इस उपागम में पहचान की गई है। उपागम में क्या है कि 6 चीज़ों पर जोर दिया गया है। किस पे? आपके सामने लिखा हुआ है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास। इन 6 चीज़ों पे जो है जोर दिया गया कि भाई इनको जो है बढ़ाना चाहिए। अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं, भाई शिक्षा बढ़ती है, स्वास्थ्य का लेवल बढ़ता है, भोजन बढ़ता है, ठीक है, जलापूर्ति की सेवा बढ़ती है, स्वच्छता का स्तर बढ़ता है,
तो मानव विकास होगा। अगर इन चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं होती तो इसका मतलब मानव विकास नहीं होगा। ठीक है, तो इस उपागम में ये बात कही गई है। ठीक है, अगला है क्षमता उपागम। अब क्षमता उपागम में क्या कहा गया है, बेसिकली प्रोफेसर अमर्त्य सेन से इसका संबंध है इस उपागम का। ठीक है, यानी उन्होंने इसको प्रस्तावित किया है। और संसार, वो कहते हैं कि संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की पूंजी है। यानी भाई अमर्त्य सेन क्या कह रहे हैं, या इस उपागम के अनुसार क्या क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर संसाधन तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की पूंजी है। यानी कि भैया अगर संसाधन तक पहुंच होगी, ठीक है, और उसमें जो है मानव क्षमताओं का निर्माण होगा, यानी मानव क्षमताओं को बनाया जाएगा, मानव की क्षमता मजबूत की जाएगी ताकि वो संसाधन तक पहुंच हासिल कर सकें, तो ये मानव विकास की कुंजी है। यानी इसका मतलब, तो इससे जो है मानव विकास होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया जिसकी या जिस देश की संसाधन तक पहुंच ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा विकसित माना जाता है, जिसकी संसाधनों तक पहुंच कम होती है उसको कम विकसित माना जाता है। क्लियर है बात? तो ये उपागम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया ताकि समझ में आएगा। उपागम का मतलब किसी भी चीज़ को देखने का तरीका या विधि। ठीक है, तो ये था। अब आता है मानव विकास का मापन। अब मानव विकास को कैसे मापें, किस तरह मापा जाता है मानव विकास को। ठीक है, भारत के मानव विकास कितना, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, मानव विकास को मापने के लिए एक सूचकांक है इंडेक्स, जिसको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, HDI या मानव विकास सूचकांक। अब ये जो मानव विकास सूचकांक होता है, ठीक है, इससे हम जो है मानव विकास को माप सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, इसमें एक स्कोर होता है 0 से 1 के बीच। ठीक है, 0 से 1 के बीच एक स्कोर होता है। ठीक है, उसके आधार पर ये जो है देशों को क्रम में बांटता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें पॉइंट वाइज समझते जाना है। देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। यानी कि जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा से हम जो है स्वास्थ्य को माप सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर है। भाई जाहिर बात है, जीवन प्रत्याशा अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि लोग अधिक लंबा और अधिक स्वस्थ जीवन जीने, ठीक है, जी रहे हैं। और अगर जीवन प्रत्याशा कम होगी तो इसका मतलब है लोग कम दीर्घ और कम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रौढ़ साक्षरता दर, ये सारे इंडेक्स हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, ये जो है ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। यानी भाई साक्षरता दर ज़्यादा होगी, ठीक है, शिक्षा की दर ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। ठीक है, लोगों को ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, और साक्षरता दर कम है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से शिक्षा की पहुंच लोगों में कम है। ठीक है, तो साक्षरता दर इसको मापती है। इसके अलावा संसाधन तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो HDI है वो 0 से 1 के बीच स्कोर देता है देशों को। तो स्कोर 1 के जितना निकट, अगर कोई देश स्कोर 1 के जितना निकट होगा, स्कोर 1 के कोई देश जितना निकट होगा, ठीक है, तो मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का स्कोर है 0.983, ठीक है, तो एक तरीके से 1 के बहुत नज़दीक है, तो इसलिए इसे अति उच्चतर जो है माना जाएगा। जबकि 0.268 ये मानव विकास का बहुत ही अत्यंत निम्न स्तर माना जाएगा। ठीक है, अब आता है मानव विकास सूचकांक के बाद मानव गरीबी सूचकांक। अब ये मानव गरीबी सूचकांक बहुत आसान है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, और ये सूचकांक जो है मानव विकास में कमी मापता है। भाई मानव विकास HDI तो मानव विकास मापता था, लेकिन मानव गरीबी सूचकांक ये मानव विकास में कमी मापता है कि भाई मानव विकास में कितनी कमी है, यानी जस्ट अपोजिट है जो है मानव विकास सूचकांक के। ठीक है, अब आते हैं एक बॉक्स आपकी किताब में, उसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। यानी भैया भूटान में क्या है, एक GNH
इंडेक्स है उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है और उसके आधार पर मानव विकास को मापा जाता है। ठीक है, यानी कि भाई कोई कितना खुश है उसके हिसाब से मानव विकास को मापा जाता है। ठीक, अब आता है अगला टॉपिक हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अब अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करते हैं, भाई कौन सा देश ज़्यादा विकसित है, कौन सा देश कम विकसित है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर था। तो ये एक आश्चर्यजनक फैक्ट है हमारे पास कि मानव विकास के क्षेत्र में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। भाई जो छोटे देश है उन्होंने मानव विकास जल्दी, मतलब एक तरीके से स्कोर उनका अच्छा आया है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, छोटी अर्थव्यवस्था जैसे श्रीलंका, हालांकि विकसित देश नहीं है, ट्रिनिडाद टोबैगो, ठीक है, इनका जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से भी ऊंचा है। तो ये आश्चर्यजनक बात आपको लग रही होगी, लेकिन ये सच है कि भारत से ऊंचा है इनका मानव विकास सूचकांक। और अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में एक राज्य है केरला। तो वो जो केरला है भैया, उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है मानव विकास में। ठीक है, पंजाब गुजरात को भी इनने आगे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये था भैया छोटा चैप्टर टॉपिक था जो इसमें वीडियो में कवर हो गया। अब अगला चैप्टर आएगा प्राथमिक क्रियाएं, तो उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उसके उसके भी पार्ट्स आएंगे और ये पूरी किताब जो मानव भूगोल की है इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।